हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में मेरी बहन का प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी स्टोरी शेयर करने वाली है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपना प्रेगनेंसी की स्टोरी बताना चाहती हूँ। जिस तरह से सभी का जो प्रेगनेंसी जो स्टोरी है वो बहुत यादगार रहता है, परंतु मेरा जो स्टोरी काफ़ी मुसीबत और अनेक प्रकार के समस्या से गुज़रा। फिर भी ये अनेक लोगों के लिए लाभदायक और इन्फॉर्मेटिव होने के लिए मैं ये अपना स्टोरी बताना चाह रही हूँ। मेरा प्रेगनेंसी नेचुरल कंसेप्शन से हुआ। नेचुरली ये प्रेगनेंसी था और जैसे ही फर्स्ट पीरियड मिस हो गया, मैंने वो यूपीटी टेस्ट करवा कर कंफर्म किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। और उसके बाद मुझे ऑलरेडी ओवेरियन सिस्ट की समस्या थी। मुझे एक हफ्ते के बाद मुझे थोड़ा सा पेट दर्द जैसा महसूस होने लगा। तो मुझे ऐसा समझा कि जाके बता ही दूँ ताकि कंफर्म हो जाए कि ये सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं। वैसे मैंने अपने एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क किया और फिर बाद में जाके मेरी जो भी कंप्लेंट्स है वो बताई। उन्होंने बोला ठीक है, यूरिन टेस्ट वगैरह सब कुछ किया और बोला ठीक है, तुम एक सोनोग्राफ़ी करवा के ले लो। सोनोग्राफ़ी किया तो पता चला कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और बेबी का हार्ट रेट्स आ गया है, क्योंकि लगभग वो 7th वीक क्रॉस कर चुका था। कार्डियक एक्टिविटी सब कुछ आ गया है। मेरे जो ओवेरियन सिस्ट था लेफ़्ट साइड में ओवरी, उसमें काफ़ी मात्रा में उसकी साइज़ बढ़ गई थी और उन्होंने मुझे बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी जो ओवेरियन सिस्ट है वो ठीक कम होता जाएगा। उस तरह से प्रेगनेंसी में ज़्यादा कोई समस्या नहीं था, जैसे हर स्त्रियां को वॉमिटिंग, फिर मतलब बहुत थकान, ऐसे कुछ ज़्यादा समस्या मुझ में नहीं थी। मैं मेरे काम पर जाती थी आती थी, हमेशा शिफ्ट ड्यूटी रहता था, कभी सुबह की ड्यूटी, दोपहर की ड्यूटी, कभी नाइट ड्यूटी। मैं अच्छी तरह से उसे मैनेज कर रही थी। मुझे कभी भी नौसिया जैसे जैसे उल्टी की समस्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर जैसे रूटीन स्कैन्स होता है 13th वीक में, एंटी स्कैन, और उसके बाद फिर बाद में जो एनोमैली स्कैन, ऐसा सब रूटीन स्कैन्स के लिए मैं हमेशा रेगुलर डॉक्टर के पास विज़िट के लिए जाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। पर मैं जब रिपोर्ट को देखती थी उसके अंत में ये लिखा रहता था कंप्लीट प्लेजेंटा प्रीविया। तो मुझे उसके ऊपर फिर डर लगने लग गया। तो मैंने गायनेक से पूछा, मैम ये क्या है कंप्लीट प्लेजेंटा प्रीविया? ये हमेशा हाईलाइटेड में आता था कंप्लीट प्लेजेंटा प्रीविया और हमेशा सभी स्कैन में ये रहता था। तो मैम ने बोला कि उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये एक है एबनॉर्मल प्लेजेंटा की पोजीशन है। वो जैसे तुम्हारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी वो प्लेजेंटा अपने आप अपने पोजीशन पे आ जाएगा। फिर बाद में मैंने और ध्यान से बहुत सर्च किया क्या है ये प्लेजेंटा प्रीविया। प्लेजेंटा प्रीविया एक प्लेजेंटा का एक एबनॉर्मल पोजीशनिंग है। जैसे कि प्लेजेंटा, अभी सपोज़ एक बलून को फुगा लो, एक बलून अगर आप फुगा लोगे तो उसके आइदर राइट साइड, नहीं तो लेफ़्ट साइड, नहीं तो ऊपर की भाग, नहीं तो नीचे की भाग। जैसे नीचे की भाग है, नीचे के भाग में कभी भी प्लाजेंटा इम्प्लांट नहीं होना चाहिए। नीचे की भाग मतलब वजाइनल ओपनिंग, बाद में सर्विक्स खुलता है, लाइक तुम्हारा जैसे यूट्रस का मुंह खुलता है उसके ऊपर ही, जहाँ से दरवाज़ा है दरवाज़ा के ऊपर ही प्लेजेंटा कंप्लीटली आ बैठा है, उसको बोलते हैं कंप्लीट प्लेजेंटा। अभी उसके अंदर भी ग्रेड है, मतलब मार्जिनल, मतलब यूट्रस का जो ओपनिंग है उसके साइड में आ गया हो, मतलब 30% उसका जो पैसेज है वहाँ पे 30% साइड पे है। कुछ साइड लाइनिंग है, साइड लाइन प्लेजेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेजेंटा प्रीविया, कंप्लीट प्लेजेंटा प्रीविया, इस तरह से 3-4 ग्रेड्स हैं। अगर कंप्लीट प्लेजेंटा प्रीविया आ गया मतलब तुम्हारा ओस है, ओस मतलब जो ओपनिंग है यूट्रस का उसका डोर है, वो पैसेज है, पैसेज को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है। तो उस केस में होता क्या है, अगर वो प्लेसेंटा वहाँ से हटता नहीं है तो उसके अंदर बहुत कुछ ध्यान देने वाली बातें। अगर हटेगा नहीं तो सबसे पहले बच्चे को नीचे से आना रहता है, उसकी जगह पे ये प्लेसेंटा पहले बाहर आ जाएगा। अगर प्लेसेंटा बाहर आ गया तो बच्चे को सप्लाई कुछ मिलेगा नहीं खाने का, हाँ, बच्चे को ऑक्सीजन का ही नहीं मिलेगा,
तो उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, मतलब ये एक प्लेजेंटा का कॉम्प्लिकेशन है, प्लेजेंटा प्रीविया, बट वो बच्चे को भी डेंजरस है और इवन मदर, मतलब जो माता है उसके लिए भी बहुत डेंजरस है। और उसी तरह से दूसरा एक ये है कि नॉर्मल पर वजाइनल एग्जामिनेशन, कभी कभी हम देखते हैं कि सभी जो प्रेग्नेंट स्त्रियां हैं, जैसे उनका प्रेगनेंसी एडवांस होता है तो उसका जो लेटर स्टेज में कभी कभी गायनेक लोग वजाइनली फिंगर डाल के एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये जो कंडीशन रहेगा उसके अंदर फिंगर डाल के जो एग्जामिनेशन है वो पूरी तरह से मना है। मना है, उसका रीज़न क्या है? तुम अगर फिंगर डालोगे तो डायरेक्टली जो प्लेजेंटा जो है वो वहाँ से डिटैच हो सकता है, तो वो सबसे डेंजरस बात। और दूसरी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता। पहली बात तो प्लेसेंटा डिटैच एग्जामिनेशन नहीं कर सकते फिंगर डाल के, दूसरी बात नॉर्मल डिलीवरी इसके अंदर हो ही नहीं सकती है, और तीसरी बात यह है कि इसके अंदर ऐसे केस में प्रीमैच्योर बर्थ है वो होने का चांसेस है, क्योंकि ब्लीडिंग होना ऐसा बहुत रेयर केस है प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर ब्लीडिंग ना हो, शायद तक 1 या 2 जन को ना हो। परंतु अगर किसी को भी, कोई भी स्त्री को प्लेसेंटा प्रीविया है तो उनका ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, ये सब नेचुरल है। तो उस टाइम पे डॉक्टर देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कितना है। अगर ज़्यादा रहा, अगर कभी कभी स्टॉप ही नहीं हुई, तो वैसे कंडीशन में सिजेरियन करके बच्चे को बचाने के लिए और मदर को भी बचाने के लिए सिजेरियन करना पड़ता है। तो ऐसे स्टेज में प्रीमेच्योर बर्थ का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये जो कंडीशन है थोड़ा सा स्कैरी है, बट अगर हम ध्यान देंगे तो उसको अच्छी तरह से हम हमारा प्रेगनेंसी को एक्सटेंड करके हम नियर टर्म तक कैसे भी पहुंचा सकते हैं। तो वैसे में मेरे अंदर दूसरा एक प्रॉब्लम था कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव था। तो वैसे स्टेट में जिनका भी नेगेटिव या रेयर ब्लड ग्रुप रहता है उनको ब्लड ग्रुप ऑलरेडी पहले से रिज़र्व करवा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी से ब्लीडिंग होकर जाते हैं और ब्लीडिंग कभी कभी बंद नहीं होता है, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ब्लड चढ़ाया जाता है। तो अगर ब्लड की कमी रह गई, नहीं तो अगर छोटे मोटे हॉस्पिटल में छोटा सा नर्सिंग होम जैसे जगह पे जाते हो तो वहाँ पे ब्लड बैंक ना हो, तो ब्लड अरेंज करने के लिए ढूंढना पड़ता है। तो मेरे अंदर वो ओ नेगेटिव है और रेयर ब्लड है। ओ नेगेटिव इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, बट अगर ओ नेगेटिव वाले को ट्रांसफ्यूशन लेना है तो उनको ओ नेगेटिव का ही ब्लड चाहिए रहता है, दूसरा कोई भी ब्लड ग्रुप वाले नहीं दे सकते उनको। वैसे केस में ये ध्यान देना चाहिए कि उनको बड़े से हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी करवाया जाए तो सारा सुविधा आसपास में हो, जैसे कि NICU, छोटे बच्चे, अगर बच्चा प्रीमैच्योर हो गया तो उसे NICU में रख सकते हैं। दूसरी बात, मदर और बेबी के लिए सेफ़ हो और ब्लड ट्रांसफ्यूशन लगे तो वो भी हो जाए। और सिजेरियन के लिए कभी भी किसी भी टाइम तुम हॉस्पिटल के लिए जा रहे हो और सिजेरियन के लिए ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल हो, ऐसा सब हम प्लान करके ही इस, अगर प्लेसेंटा प्रीविया की जर्नी है तो वैसा ही हमें प्लान करना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने बताया वैसे मेरी प्रेगनेंसी बढ़ती गई और सारा टेस्ट वगैरह मैं नियमित रूप से करवा रही थी। एक दिन अचानक मैं किचन में खड़ी थी और मुझे अजीब सा ऐसा कुछ महसूस हुआ कि कुछ तो हो रहा है करके, और समर सीज़न था तो मैंने मेरे कंफर्ट के लिए मैंने अपना ही कंफर्टेबल ड्रेस पहन के रखा था। अचानक मुझे लगा कि कुछ ऐसे कुछ आ रहा है, ऐसा एक फीलिंग हुआ और मैंने देखा तो अचानक से ही मेरे पैर में से ऐसे ऐसे ब्लड ऐसे रूलिंग आउट होने लगा। तो मुझे लगा कुछ तो एबनॉर्मल है, और जैसे मैंने वॉशरूम अटेंड किया तो मैंने देखा कि अराउंड एक 10 to 12 ml ऑफ फ्रेश ब्लड एकदम से ब्लीड होके जा रहा है। पहले तो मैं बहुत डर गई, बट मैंने अपने आप को काबू में कर लिया। मेरे इन लॉज वहाँ थे, उन्होंने कहा कि चलो जल्द से हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने जल्द से जल्द एक सैनिटरी पैड, एक नैपकिन का अरेंजमेंट किया, पैड लगाया और अपने आप को सेफ करके मैं वहाँ से निकली। और मैंने निकलते समय ऑलरेडी अपने एब्डोमेन पे हाथ रख के महसूस कर लिया था। हम महसूस कर सकते बेबी का हार्ट बीट
फिंगर अगर हम हमारा हाथ अगर एब्डोमेन में रख रहे हैं तो हमें एक साइड में सिर्फ बच्चे का जो हार्ट बीट है उसको हम अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। तो मुझे ये तो पता चल ही गया कि ब्लीडिंग है, परंतु हार्ट बीट अभी भी है बेबी का। पर सब जैसे तो प्रेगनेंसी में कभी ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, उस प्रकार का हम ऐसे थोड़ा जैसे कम जानकारी हमारे में रहती तो हम डर जाते हैं। वैसे मैंने एक उबर का अरेंज किया और उस समय मुंबई में थी, एक पास के हॉस्पिटल में मैंने जाके गायनेक को दिया। थैंक गॉड कि एक गायनेक थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, जल्द से जल्द मुझे बोला कि तुम लेट जाओ। फट से उन्होंने हार्ट रेट बेबी का मुझे सुनाया कि बेबी का हार्ट बीट अभी भी है थैंकफुली, पर तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा प्लेसेंटा मतलब वहाँ से ब्लीड हुआ है। अभी ब्लीडिंग क्यों होता है, अभी ब्लीडिंग क्यों होता है वो भी समझना चाहिए, वो एक एबनॉर्मैलिटी क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल, अभी आपने एक बलून को ब्लो किया। बलून सपोज अगर एक प्लेन बलून है, बलून के ऊपर एक छोटा सा फ्लावर है सपोज, बलून जिस तरह से तुम ब्लो करते रहोगे उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो बढ़ती जाएगी। तो वैसा ही है, सपोज दिस इज़ अ यूट्रस, ये यूट्रस एक बलून शेप में है, उसके ऊपर का जो प्लेसेंटा जो डिज़ाइन जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया है। सपोज जिस तरह से तुम्हारा पेट बढ़ेगा प्रेगनेंसी में, एब्डोमेन बढ़ेगा, यूट्रस का साइज़ बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जो प्लेसेंटा है वो भी स्ट्रेच होने लगेगा, खींचने लगेगा। तो क्या होता है कि जैसे स्ट्रेच होगा तो वो उसका जिस पे जो भी वॉल मतलब यूट्रस के वॉल पे जो चिपक कर बैठा है वो स्ट्रेच होगा तो वहाँ से ब्लीड होगा, इसके कारण ब्लीडिंग होता है। बट कभी कभी क्या होता है वो कभी कभी वो स्ट्रेचिंग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच हो जाता है कि वो कभी ब्लीडिंग कभी बंद ही नहीं होती, कंप्लीटली स्ट्रेच होकर वो शायद तक प्लेसेंटा डिटैच भी हो जाता है। तो वैसे ही उस दिन मेरा जस्ट स्ट्रेच हुआ और थोड़ा सा ब्लीड हुआ, तो मुझे डॉक्टर ने 2-3 दिन कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोल दिया और बहुत सारे इंजेक्शंस, प्रीमैच्योर बर्थ ना हो उसके लिए मुझे बोला हर महीने तुम्हें हर हफ्ते तुम्हें प्रोल्यूटिन बोल के एक प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोजेस्टेरोन का एक इंजेक्शन रहता है, वो लगवाने के लिए कहा। और बहुत पेनफुल था और थोड़ा सा कॉस्टली भी है। जब बोला कि प्रेगनेंसी को खींचने के लिए तुम्हें ये हर हफ्ते लगाना है। वैसे मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और बाद में मैं घर पर आकर मुझे बोला कि तुम्हें बेड से उठना ही नहीं है, सब कुछ तुम्हें बेड पे ही करना है। तो मैंने बेड पैन का अरेंजमेंट किया और इवन मैं स्पंज करके लेती थी, और समर सीज़न था तो बहुत डिस्कम्फर्ट होता था, जस्ट स्पंजिंग करके लो वो भी इतना ठीक नहीं। और वैसे मैंने मेरे पेरेंट्स को यहाँ बुला लिया मुंबई में। वैसे मेरा जर्नी चल रहा था और जिस तरह से हम बैठ कर या चल कर फिर कर अपने प्रेगनेंसी को गुजारते हो उस प्रकार उतना आसान नहीं है अगर तुम कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाओ, क्योंकि तुम्हें दूसरे किसी का सहारा लेना पड़ता है। और अगर प्रेगनेंसी में यूजुअली सबको भूख लगता है, अगर तुम हमेशा कंप्लीटली बेड पर लेटे ही रहो तो वेरी डिफ़िकल्ट कि तुम्हें भूख भी नहीं लगेगा, तुम्हें डाइजेशन के लिए भी प्रॉब्लम होगा, एक ऑलरेडी गैस्ट्रिक समस्या रहता ही है। तो उसके अंदर इट्स रियली क्या बोलते हैं, मतलब इतना आसान नहीं है। फिर भी मैंने कैसे कैसे तो कर ये एक्सटेंड किया। जिस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी डॉक्टर्स लोग एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, ये कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया इज़ अ कंडीशन जहाँ इसमें एक्सरसाइज ऐसे कुछ भी नहीं किया जाता है। हाँ, हम अपने हाथों को स्ट्रेच करें, अपने अपर बॉडीज़ के लिए कुछ करना है तो कर सकते हैं, बट इसके अंदर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। मेरे तो लेटे लेटे मुझे तो ऐसा मसल है भी कि नहीं ऐसा एक फीलिंग आने लग गया था। फिर भी प्रेगनेंसी को कैसे भी नियर टर्म तक लेके जाना है, वही मेरा एम था। और कभी कभी लेटे लेटे कभी कभी ब्लीडिंग स्पॉटिंग भी हो जाता है। मैं हमेशा अपने बिस्तर पर एक प्लास्टिक कवर को डाल के उसके ऊपर एक अंडरशीट, एक एब्जॉर्बेंट अंडरशीट रहता है, वो अधिकतर हॉस्पिटल में भी मिलता है, वाइट कलर का रहता है। तो उसमें अगर ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो भी जाता है तो हमें नज़र आ जाता है। तो मैं उस पर लेटी रहती थी ताकि तो मोस्टली कभी कभी 1.5 वीक में 2-3 बार स्पॉटिंग ये सब नॉर्मल ही रहता था।
बट हमें जब फ्रेश ब्लड जब ब्लीड स्पॉट होता है तो बहुत डर लगता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बट दिस ब्लीडिंग एंड स्पॉटिंग इज़ अ एक रूटीन फेज़ जैसा हो गया था। और मुझे डॉक्टर ने बोला भी कि ये रहेगा, इसके लिए इसका नाम कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है। बट देखने वाले को और जो एक्सपीरियंस करता है उसे बहुत ही डर लगता है। मैं ऐसे बहुत स्ट्रेस में थी, क्या होगा। मैंने तो सोच के मन ही मन सोच लिया कि मेरा प्रेगनेंसी कब मुझे प्रीमेच्योर बच्चा हो जाएगा उसका कुछ भी अंदाज़ नहीं है। मैंने अपने आप स्ट्रेस लेना बंद कर दिया और सारा सब कुछ अपने गॉड पे डाल दिया कि हाँ, जिस तरह से भी हो, जहाँ तक भी प्रेगनेंसी जाए चलने दो। बट हमें अपना जो कोशिश है उसे छोड़ना नहीं है। गॉड के ऊपर ट्रस्ट करते हुए जर्नी को आगे बढ़ाया, क्योंकि इट्स प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ गॉड गिफ्टेड। आजकल तो करीबन जैसे कोविड स्टार्ट हो गया तब से सब लोग होम केयर के द्वारा अपना ब्लड टेस्टिंग वगैरह सब करवाते हैं। मेरा तो 2016 में था प्रेगनेंसी, तो मुझे वैसे भी चॉइस था पर इतने फेमिलियर नहीं थे। तो अगर अभी के टाइम पर अगर कोई इस फेज़ से गुज़र रहा हो तो अपने घर पर ही आके होम केयर के द्वारा सारा टेस्ट वगैरह करवा के ले तो उतना अच्छा है। मुझे टेस्ट के लिए हर 1.5 वीक 2 वीक्स में डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, लैब में जाना पड़ता था। तो वैसे क्या होता है कि रेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। और मेरा रहने का जो फ्लैट है वहाँ पर लिफ्ट नहीं था, वो 4 स्टोरेज था। तो लिफ्ट नहीं है तो फिर उतरने के लिए बहुत प्रॉब्लम। तो मुझे चेयर पर बिठाकर 2 जन लिफ्ट कर कर नीचे लेकर आते थे। और अगर जाते समय कार में भी हो, ऑलमोस्ट मैं लेटी हुई हाफ़ लेटी हुई जाती थी और ड्राइवर को बोला जाता था बहुत स्लोली चलाना। ऐसे इस प्रकार का थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो हम निकाल सकते हैं या दूर कर सकते हैं कि जैसे कि घर पे ही आकर कोई करवा ले और रिपोर्ट्स भी डॉक्टर को भेज दे। अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो तो तुम खुद जाके डॉक्टर को दिखा लो। ये एक प्लानिंग है हमारे प्रेगनेंसी को थोड़ा और एक्सटेंड करने के लिए। मुझे क्या होता था कि हर 1.5 वीक में जाके स्कैन करना रहता था कि क्या तुम्हारा ब्लीडिंग जो पहले हुआ था, मतलब बीच बीच में स्पॉटिंग ब्लीडिंग रहता है। तो जब बताते थे डॉक्टर को, डॉक्टर ऐसे डॉक्टर बोलती थी ठीक है एक सोनोग्राफी करके देख लेंगे अभी फर्दर ब्लीडिंग है क्या, अंदर से ब्लीड हो रहा है या प्लासेंटा से, या ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो फिर दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। तो मुझे बार बार जाके देखना पड़ता था। और ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी जो थ्रू वजाइना सोनोग्राफी किया जाता है। तो ये जो मेरा जो केस है उसके अंदर बहुत ध्यान देते थे कि ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी नहीं करना है, क्योंकि अगर वजाइना से अगर एग्जामिनेशन किया तो चांसेस है कि प्लेसेंटा और रप्चर हो सके। तो ये भी एक पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। तो वैसे ही प्रेगनेंसी चलती रही और बीच में मेरी मम्मी भी आके रुकती थी मुझे देखने के लिए। एक दिन एक शाम का वक्त था, इवनिंग टाइम। मेरी मम्मी 2 दिन के लिए अपने घर पे चली गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड थे। तो जिस तरह से मैंने बताया मैं हमेशा एक अंडरशीट क्लॉथ के नीचे सोती थी देखने के लिए कि ब्लीडिंग स्पॉटिंग कुछ हो रहा है नहीं। उस दिन इवनिंग में एक अराउंड 8 o'clock को मैंने खाना वाना सब जल्दी से खा लिया। बट प्रॉब्लम क्या था कि मुझे हमेशा कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज़ रहता था, क्योंकि हम चलते नहीं हैं फिरते नहीं हैं, वैसे ही बेड पे सोते हैं, थोड़ा सा खाते भूख भी नहीं लगता, हमारा बॉडी मूवमेंट नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन लाइक 6-7 डेज से मोशंस पास नहीं होते थे। तो उसके लिए मुझे कुछ और सिरप वगैरह लेना पड़ता था। तो वैसे ही कुछ 5-6 दिन से मुझे मोशंस नहीं हुए थे और मैं कुछ ज़्यादा खा भी नहीं पाती थी। मैं वैसे ही खाकर जस्ट लेट गई। मैं ऑलमोस्ट लेटना मतलब खाना मतलब वो भी कभी कभी साइड लाइन पोजीशन में ऐसे ही मुंह में कुछ भी डाल के उतार लेती थी, क्योंकि बैठ भी नहीं सकते ज़्यादा देर तक। तो वैसे ही एक दिन जस्ट लेटी और मैंने अब मेरा इवनिंग प्रेयर्स वगैरह है वो सब जल्दी कर लिया और मैं जस्ट लेटी। मुझे एकदम से अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने हस्बैंड को बोला मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ आ रहा है नीचे से ऐसा करके। तो हस्बैंड ने जब देखा तो पता चला कि ब्लीडिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया और वो ब्लीडिंग कुछ ज़्यादा ही बहुत फ्लो उसका कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है वैसा लगा। तो हस्बैंड ऑलरेडी खुद डर गए थे,
पर मुझे बताना नहीं चाहते थे कि नहीं ज़्यादा। मुझे बोला कि तू तू लेटी रहे, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं डॉक्टर को फ़ोन कर लेता हूँ, नहीं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मुझे ऐसे मुझे सांत्वना दे रहे थे कि नहीं तू लेटी रहेगा। मैंने मेरे खाट के एक कोने पे एक बैग लेके रखा था जहाँ पे मेरी सारी दवाइयाँ, मेरे पैंटीज़, पैड्स वगैरह सबको लगा के रखा था ताकि मुझे कुछ भी आवश्यकता हो वहाँ से निकालूँ। तो मैंने कहा कि अरे मैंने बोला कि मुझे लग रहा है बहुत ज़ोर से ब्लीडिंग हो रहा है, आप एक काम करो, मुझे कुछ रखने के लिए दीजिए। तो मैंने फट से एक पैड निकाला और वैसे ही रख दिया, पर मुझे पता चलने लगा कि बहुत उससे रुकने वाला नहीं है। तो फ्लैट में रहते थे तो विंडो के बालकनी के वहाँ से कपड़े सुखाए हुए मेरे बेड पे रखे हुए थे। मैंने एक एक करके जो भी कपड़ा मुझे मिल रहा था मैं ऐसे प्रेस करके लगा रही थी ताकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नदी बह रही हो, वैसे मात्रा में ब्लड का फ़्लो था। और फट से मेरे हस्बैंड को मैंने बोला जल्दी से मेरे घर में फ़ोन करो कि मुझे ऐसा हो रहा है, क्या करना है अभी। फट से फ़ोन किया तो मेरे पिताजी ने कहा एक काम करो, अभी इस ऐसे मौके पे तुम ना ही तुम्हारे घर वाले को पहुंचा सकते हो, क्योंकि काफ़ी दूर रहते हैं, 3-4 घंटे की यात्रा है। और तुम एक काम करो, जल्द से जल्द तुम्हारे नेबर्स को फ़ोन करो, आसपास के लोगों को इकट्ठा करो, जल्द से तुम इसको हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश करो। तो हम तो सिर्फ कुछ महीने से ही रह रहे थे, नेबर कौन है वो भी नहीं पता था। और मुंबई का लाइफ इतना फास्ट रहता है कि हमें कुछ नहीं पता कौन कहाँ क्या रह रहा है। मेरे हस्बैंड ने जाके जल्दी से बाजू वाले घर के आंटी को बुलाया, आंटी आप आ जाइए। तो उनके साथ मैंने कभी ऐसे बात नहीं किया, सिर्फ ऐसे बाहर मिलती थी तो जस्ट स्माइल देती थी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ क्या हुआ, उनको तभी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ करके। तो बोला कि ऐसे ये प्रेग्नेंट है मेरी वाइफ, अचानक सा ब्लीडिंग शुरू हो गया ऐसा करना। वो मेरे पास में आई, उसने देखा कि मैं पूरी ऑलमोस्ट पूरे ब्लड पर सोई हूँ, पूरा एकदम वो मेरे कॉट के मतलब बेडशीट्स वगैरह सब सोक्ड था ब्लड के अंदर। तो आंटी, पर मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं खुद से अपने आप से ब्लड को देख नहीं रही हूँ कि हाँ रेड कलर है, मैं सिर्फ ऐसी लेटी हूँ। तो आंटी ने पूछा बेटा क्या गरम खा लिया, क्या हो गया। मैंने बोला आंटी कुछ नहीं, आप ज़रा साइड पे हट जाइए, मुझे थोड़ा मेरे चीज़ें जो भी चाहिए वो मुझे दे दीजिए, मुझे हॉस्पिटल चलना है। वैसे जल्द से जल्द मेरे हस्बैंड ने 1-2 फ्रेंड्स को भी बुलाया और वो भी वैसे ही कपल्स थे, उनके भी बच्चे वगैरह नहीं थे, पर उनको फ़ोन किया था कि वो लोग आ सके जल्द से। पर ये लोग जो भी नेबर्स आए थे वो लोग कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से मुझे ऊपर से नीचे लेकर जाना है। और मेरी मम्मी ने ऑलरेडी कुछ पैसे भी दे के रखे थे, अगर कुछ भी इमरजेंसी है तो ये सब अपने पास रखना। और सारे रिपोर्ट्स को मैंने मेरे बाजू में ही रखती थी ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए इमरजेंसी तो लेके भागना है। तुरंत मैंने पास नेबर को बोला, आंटी को, आंटी आप जल्दी से आ जाइए, हम लोग मुझे कैसे भी उबर या ओला करके मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ करके। मेरा हॉस्पिटल काफ़ी दूर था तो अभी उसके लिए 45 मिनट्स लग जाएंगे पहुंचने के लिए। और मेरा कंडीशन ऐसा नहीं था कि मैं 45 मिनट्स तक पहुंच पाऊँ। ये 8 o'clock को ये इंसिडेंट हुआ इवनिंग को। मैंने बोला कि जल्द से जल्द जो भी पास में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके जाओ। और जो बाजू में जो रहते हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, क्यों तुम उबर ओला कर रहे हो, मेरी गाड़ी पे ले चलते हैं करके। मैंने कहा ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे जिस तरह से मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे वो भी आ गए, तो उनकी वाइफ भी आ गई। तो वैसे उन्होंने कहा कि चलो, वो नर्स थी तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो टेंशन मत लो, पर मुझे उठा के लेके जाना है। किस तरह से उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि मैं लेटे हुए पोजीशन पे और मैं बैठ नहीं सकती, ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रहा है। तो वो जो नेबर थे वो लेडी है, उनके हस्बैंड ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा उधर एक बाजू में एक क्वीन साइज़ बेड था, सॉरी एक ब्लैंकेट था, वो ब्लैंकेट के अंदर मुझे वरैप किया और एक जन ने मेरे सर के भाग को पकड़ा और एक जन पैर, उस प्रकार से ऊपर से वो लोग नीचे लेकर आए, क्योंकि 4th फ्लोर पे हम रहते थे। और जैसे ही लेकर, और ब्लीडिंग इतना ज़्यादा था कि मैं जैसे मुझे लेकर आ रहे थे, स्टेयरकेस उतर रहे थे, मेरा हाफ़ कॉन्शियसनेस तो चला ही गया, मतलब मैं पूरी तरह से एकदम से बेहोश हो गई एकदम से।
क्योंकि उतनी मात्रा में मेरी ब्लीडिंग हो रही थी। और जैसे नीचे लेकर आए और मुझे उनके कार में अंदर मेरी जो फ्रेंड है, मैंने जैसे प्रकार से बताया था कि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ, वो अंदर बैठ गए। उसके गोदी पर मैंने अपना सर रखा और बाकी बॉडी को सीट्स के ऊपर रखकर मुझे ले जाया गया हॉस्पिटल की तरफ। जिस तरह से मुझे कार में चढ़ा रहे थे तो मेरा जो सर है वो कार की डोर के साइड में कहीं पे तो जेंटली टच हुआ। उससे मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। मेरा मीन्स मुझे होश आ गया। सुनकर ऐसा लगेगा जैसे कि कोई मूवी में जिस तरह से हम देखते हैं कि कहीं लग गया और किसी की याद शक्ति आ गई वैसे, बट कैसे तो पता नहीं। मतलब मेरा होश आ गया और मैंने तुरंत बोला कि मुझे पानी दीजिए, क्योंकि उतना ब्लीड हो रहा है, मुझे पानी दीजिए, पानी दीजिए। तो फिर जो फ्लैट वाले थे उनको तो सभी को पता चल गया कुछ तो गलत हुआ है इनके घर में। और पर बहुत अच्छे लोग थे वो लोग, सब लोग आए, कुछ लोग आए और मैंने बोला मुझे पानी दीजिए, पानी दीजिए। तो उसने, कोई तो एक आंटी थी, उन्होंने आके मुझे थोड़ा सा पानी दिया। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसने कहा तो भी पानी मत ले, शायद कुछ सर्जरी वगैरह कुछ होगा तो तुझे पानी पीने में से प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने बोला कि नहीं, मुझे पीना नहीं है, मुझे अपने आप को होश में मेंटेन करके रखना है, क्योंकि मैं अगर वहाँ पे जाऊँ तो मेरा जो भी कंडीशन है वो बताने के लिए उतना तक तो मेरा दिमाग सही तरह से होना चाहिए। तो वैसे मैंने वो जो नेबर थे उनको बोला आप जितना जल्द हो उतना जल्दी पहुंचा दो। और आप समझ सकते हैं मुंबई में इवनिंग 8 o'clock को कितना ट्रैफिक रहता है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ का ट्रैफिक का तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। वैसे ये लोग लेकर चल पड़े मुझे, और हॉस्पिटल में जैसे ही पहुँचे कैजुअलिटी में ले जाया गया, मुझे स्ट्रेचर पे सुलाया। और मैंने जिस तरह से बताया था कि जैसे ब्लीडिंग हो रहा था, मैं एक एक कपड़ों को मैं रख रही थी ताकि वो ब्लीडिंग वो कैसे भी तो मैं रोक सकूं। और कैजुअलिटी में लेके गए तो मुझे एक रेजिडेंट डॉक्टर थी, वो आई, क्या हुआ? मैंने बोला कि मैं इस प्रकार से प्रेग्नेंट हूँ। तो सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। वो तुरंत ग्लव्स पहन कर आई। तो उन्होंने बोला कि एग्जामिनेशन करते। मैंने बोला कि नहीं, मेरा कंडीशन ये है तो आप एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, ऑलरेडी ब्लीड हो रहा है। तो उस जगह पर मेरा वो जो मैंने जिस तरह से बताया, अगर मैं पूरी तरह से बेहोश होती तो वो लोग एग्जामिनेशन कर दिया होता और पता नहीं क्या क्या और कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो डॉक्टर्स ऑलरेडी वहाँ पर थे, उन्होंने बोला कि चलो जल्द से मुझे ओटी में लेके गए, और ऑपरेशन थिएटर, ओटी मीन्स, और वहाँ पर लेकर गए। पूरा अच्छी तरह से मुझे क्लीन किया, पूरा मतलब जो भी ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ ब्लड में सोख हो गया था, और वो सब निकाल दिया गया। और फट से मुझे स्कैनिंग के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही देखा गया। तो तो डॉक्टर ने कहा कि हार्ट बीट बेबी का है बट बहुत ही कम हो रहा है। जिस तरह से 140 to 160 के बीच में बच्चे का हार्ट रेट होना चाहिए था, वो ऑलमोस्ट 60 80 ऐसे 60 and 80 उसके बीच में ऐसे ही चल रहा है। और डॉक्टर बार बार मुझे देख रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो और मुझे पूछने लगी कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? तो मैंने बोला ओ नेगेटिव। तो उसने अपने सर पर हाथ रखा, माय गॉड, कि तुमने खाना खाया? मैंने बोला कि हाँ, जस्ट अभी खाना खाया, 15-20 मिनट ही हुए। तो ये सब चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएट किया, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो बहुत शॉर्टेज है। और दूसरा ये है कि मैंने खाना खा लिया है तो सर्जरी के लिए वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, और जल्दी से उन्होंने फ़ोन उठाया। अब वो बोला कि जल्द से जल्द 10 पाइंट्स मीन्स 10 बॉटल्स ऑफ ओ नेगेटिव ब्लड रेडी करो। तो वहाँ से उनको मैसेज दिया गया कि इतने सारे ब्लड नहीं है, सिर्फ 1 पाइंट है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम 1 पाइंट तो 1 पाइंट लेकर आओ। मीन्स पाइंट मतलब एक बॉटल, उस एक मात्रा रहता है, वो लेकर जल्दी से हमें दीजिए, ऐसा करके। और वहाँ पर गई थी, जैसे वो ऑपरेशन थिएटर में थी, वहाँ से कैजुअलिटी के स्टाफ, ऐसे अनेक बहुत सारे डिपार्टमेंट के स्टाफ आए, क्योंकि एक इमरजेंसी आता है तो वहाँ पर अनेक लोग आ जाते हैं ताकि उस पेशेंट की कैसे भी रक्षा करे और उसकी लाइफ सेव हो जाए। तो उन्होंने बारी बारी से एक जन बीपी चेक कर रहे थे। मेरा बीपी ऑलमोस्ट 50/30 मीन्स 50/30। एक पेशेंट जब शॉक में चला जाता है वैसा स्टेट का बीपी था। मतलब उससे और अधिक, और उससे मोस्टली अगर एक पेशेंट का डेथ हो रहा हो उसको इस प्रकार की बीपी हम देख सकते हैं। और
उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द जो भी एक जन सलाइन चढ़ा रहा था, एक जन मेरा ब्लड कलेक्शन कर रहा था, और एक जन कैथेटराइजेशन किस तरह से यूरिनरी कैथेटर डाल सकते हैं, ताकि वो लोग सिजेरियन की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर रहे थे। बट डॉक्टर जो थी वो डबल थिंकिंग में थी कि करे या ना करे, क्या कि ऐसा ना हो जाए कि ऑपरेशन किया और बच्चा अंदर ना रहा, तो वो जैसे लाइक लॉस हो गया ना, और प्रीमेच्योर है, ऐसे बहुत सारा चीज़ था। और वो एक NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल था, पर उसके अंदर NIC जो छोटे बच्चे को, प्रीमेच्योर बच्चे को रखने की सुविधा 32 वीक्स के अबाव है, वो बच्चे को रखते थे। उनके नीचे वाले के लिए उन लोग क्या करते थे कि आसपास के दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रेफ़र कर देते थे। तो वैसे ही उन लोग ने क्या किया, मुझे मेरे से कंसेंट लिया, और मैंने मेरी हालत भी नहीं थी कि कंसेंट दे। मैंने उनको इंसिस्ट किया तुम जल्द से जल्द कैसे भी मेरा मुझे मेरा ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल दो। और धीरे धीरे मैं लेबर कॉन्ट्रैक्शन में जाने लगी, मेरे को पूरा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लग गया। और मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया था, इसके लिए मेरे को स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते थे। उन्होंने बोला कि तुम्हें खाना खा लिया, इसके तुम्हें जनरल पूरी तरह से हम तुम्हें बेहोश करेंगे। और उसके लिए बेहोशी के डॉक्टर भी रेडी थे उस टाइम पे, लकीली। और जो मेरी जो गायनेक जो उस टाइम पे अवेलेबल थी, वो कंसल्टेंट विजिटर थी, मतलब वो हफ्ते में 2 या 3 बार ही आती थी। तो उस दिन उस दिन गई, उस दिन वो वहाँ पर अवेलेबल थी। दैट वाज लाइक माय लक, शी वाज देयर, मतलब मेरा लक था कि वो वहाँ पे थी। और दूसरी बात कि ऑपरेशन थिएटर भी रेडी था, फिर जो बेहोश करने वाले जो डॉक्टर थे वो भी रेडी थे। और जल्द से जल्द कैसे तो एक जो बॉटल ओ नेगेटिव ब्लड था वो भी चालू किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना लॉस हो गया था और मेरा बॉडी पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। जिस तरह से एक इंसान मरते समय किस तरह से उसकी हालत हो जाती है, वैसे। पर एक चीज़ ये था कि मेरा जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था वो मेरा एकदम स्टिल, एकदम अलाइव था। और जो भी मैम पूछ रही थी वो बोलने के लिए मेरे अंदर, मेरा जो भी सोनोग्राफी रिपोर्ट है, 2 दिन पहले ही मैंने सोनोग्राफी भी करवाया था। वो सोनोग्राफी रिपोर्ट जो वर्बल रिपोर्ट रहता है, ऐसे बताते हैं कि ऐसा सब है, वो मुझे पता था। बट मेरे को जो फेयर कॉपी रहता है, जो लिख के जो प्रिंटेड आता है, वो वाला कॉपी नहीं था। बट मेरे को जो भी पता था वो सब मैंने मैम को बताया। मैम, बच्चे का एस्टिमेटेड वेट इतना बताया है, और इतना वीक्स हो गया है मेरा, और ये मेरा ओ नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सारा कुछ मैंने मैम को वर्बली बता दिया। उन्होंने बोला ठीक है, एक साइड से ब्लड देना शुरू किया, मुझे वो नेगेटिव ब्लड चढ़ाना शुरू किया। दूसरे जगह से ब्लीडिंग बंद करने की दवाइयाँ दे रहे हैं, और एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, सलाइन चढ़ा रहे हैं। और मैंने कंसेंट दे दिया कि हाँ ठीक है, तुम मेरा सर्जरी करके बच्चे को निकालो। तो सिजेरियन का कंसेंट भी हो गया। डायरेक्ट मुझे OT पे शिफ्ट किया। OT पे शिफ्ट करने के बाद उन्होंने फिर से सोनोग्राफी करके देखा ऑन टेबल ऑपरेशन थिएटर की, कि बच्चा अभी भी ज़िंदा है नहीं। तो ऑलरेडी बच्चा था, बट हार्ट रेट बहुत कम था। मैंने मैम को बोला, मैम आप टेंशन मत लो, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम यू, कुछ भी होगा मैं किसी भी बात के लिए आपको ब्लेम नहीं करने वाली हूँ, बट आप जल्द से जल्द ऑपरेशन करके निकाल दो बच्चों को। और मैम ने मुझे जो एनेस्थेटिक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे जनरल एनेस्थीसिया दे के मुझे, और सर्जरी का जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलने लगा। फर्स्ट इंसिशन, सेकंड इंसिशन लेके बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला, और बेबी को जल्द से जल्द एम्बुलेंस के द्वारा शिफ्ट किया वो कार्ड हॉस्पिटल में, क्योंकि बेबी को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। मुझे जल्द से जल्द प्रीमेच्योर ना हो, इसके लिए प्रेगनेंसी को बढ़ाने के लिए, साथ साथ बेबी का लंग मैच्योरिटी के लिए एक बेटनीसॉल नाम का एक इंजेक्शन रहता है। वो 2 इंजेक्शन रहता है, एक दिन एक डोज लेने का, नेक्स्ट डे सेकेंड डोज। जिस दिन मेरा ये जो इंसिडेंट हुआ कॉम्प्लिकेशन, उस दिन मुझे वो डोज़ दिया था। फर्स्ट शॉट लिया था, बस उसके बाद ही ये हुआ। तो बेबी को फट से शिफ्ट कर दिया। बट एक छोटा सा मिस्टेक क्या हुआ, डॉक्टर जैसे इंसिजन कट कर रही थी,
इतनी मैं पेल हो गई थी, इतना मेरा खून कम हो गया था कि उनको यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस का कलर डिफ्रेंशिएट हो नहीं रहा था। पूरी तरह से सब कुछ पेल पेल, मतलब एकदम से खून जब कम हो जाता तो कैसा दिखता है इंटरनल ऑर्गन्स, वैसा हो गया था। और उनका जो नाइफ़ है गलती से यूरिनरी ब्लैडर के तरफ चला गया और थोड़ा सा कट गया। और तुरंत उनको पता चला कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, तो उन्होंने यूरोलॉजिस्ट को फ़ोन किया, कांटेक्ट किया, और यूरो सर्जन आके मेरा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका जो थोड़ा सा रिपेयर करके दिया। और सिजेरियन कंप्लीट हो गया। मुझे मेरा जो खून चढ़ाने का जो चल रहा था प्रोसेस वो कंटिन्यूज़ रखा और मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया। और 2 से 3 दिन तक मुझे आईसीयू में रखा। टोटल 3 बार मुझे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दिया। मैंने बाद में मैम को बोला, मैम ये बंद कर, मुझे ट्रांसफ्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि लाइक दूसरे का ब्लड हमारे बॉडी में चढ़ाओ, ऐसे सब एक एक गलत भावना दिमाग में चल रही थी। मैंने बोला कि नहीं चलेगा, मैं अपने आप से डेवलप कर लूँगी। मैं पूरी एकदम से पेल हो गई थी। थोड़ी देर के लिए मुझे ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया था, फिर बाद में मेरे ऑक्सीजन पे निकाल दिया। 2-3 दिन में मैं आईसीयू से बाहर आ गई। मेरा एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू रखा, और मेरा जो कैथेटर है कि ऑलरेडी मेरा यूरिनरी ब्लैडर इंजर हो गया था, इसके लिए मेरा यूरिनरी ब्लैडर इंजरी का रिपेयर होने के लिए उन्होंने बोला कि तुम्हें 2 हफ्ते तक यूरिनरी कैथेटर है उसको रखना है। कैथेटर के साथ मुझे डिस्चार्ज किया गया और मैं घर पे गई। मैं अपने बच्चों को मिलने के लिए एनआईसीयू में जाती थी, और उसका जो फीडिंग का जो देखना रहता था वो सब टाइमिंग सब सिस्टमेटिकली मुझे हॉस्पिटल से बताया गया था। और बच्चे को लगभग 2 वीक्स तक, 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रखा गया, फिर डिस्चार्ज दे दिया गया। और मुझे तो 5 ही दिन हॉस्पिटल रुकने पड़े, और कैथेटर के साथ मैं डिस्चार्ज हो गई। बच्चे के पास जाके वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। फिर ओवरऑल वितिन 2 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज लेकर घर पर वापस आ गए, और टोटल 3 हफ्ते तक सब कुछ मेरा क्लियर हो गया। स्टिचेस कट गए, जो भी कैथेटर था उसे निकाल दिया गया, उसको फिर कल्चर के लिए भेजा गया, उसका रिपोर्ट भी ऑलमोस्ट नॉर्मल आया। फिर मैं बच्चे के लिए जो भी जो सीखना था, फीडिंग वगैरह, स्पून फीडिंग, वो सब के साथ बिज़ी रह गई। और इस तरह से मेरा जर्नी जो था काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर से मुझे गुज़रना पड़ा, बट डेफिनेटली मैंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। और कई लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, पेरेंट्स, रिलेटिव्स ने प्रेयर किया। उसकी वजह से 2 रिस्क था दोनों को, बट सेफ़ एंड सिक्योर घर पे पहुंच गए। और अभी बेबी भी ठीक है, मेरी भी स्टेटस हेल्थ की अच्छी है। ये इन्फॉर्मेशन अनेक लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, जो इस समस्या से गुज़र रहे हैं। अब चाहो तो सुनकर इसे किसी और को मदद करना है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर हियरिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कुछ कमेंट्स है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।